अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टॉपिक नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास। मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कह रहा है बच्चों वो मालिक्यूल्स जो प्रोड्यूस हूँ और यूटिलाइज हूँ यानी यूज हूँ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उनके अंदर जो मालिक्यूल्स यूज हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं उन मालिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, ये बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स। ठीक है, molecules which are produced and utilized in metabolic processes within living organisms are called biological molecules. Biomolecules are the building blocks of life and perform important functions in living organisms like growth, development, energy production, reproduction, etc. कह रहा है बच्चों ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, यानी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लाइफ को बनाने वाले हैं। एंड परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं? लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एटसेट्रा। ठीक है, different bioelements combine with each other to form biomolecules। अच्छा बच्चों, हमने इससे पूरा टॉपिक में पढ़ा था बायो एलिमेंट्स। हमने कहा था कि वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, और वो कितने थे? 16 थे। ठीक है, अब कह रहा है कि जो डिफरेंट बायो एलिमेंट्स हैं ना, जब वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमें पता है कि जब एलिमेंट कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो अब कह रहा है डिफरेंट जब बायो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बना लेंगे? बायो मॉलिक्यूल्स। Biomolecules may be inorganic like water and salts, and organic like carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids। बच्चों कह रहे हैं कि जो अब जैसे हमने पढ़ा था कि बायो एलिमेंट्स भी दो टाइप के हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स भी हैं और माइनर। हमने उनको क्या किया था? क्लासीफाई किया था। इस तरह कह रहा है कि जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक एग्जांपल कौन सी है बायोमोलिक्यूल की? अच्छा बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स वो होगा जो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ना पाया जा रहा है। ठीक है, तो अब इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल की एग्जांपल लाइक वाटर, साल्ट्स एक्सेट्रा, और ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा। Complex organic biomolecules are polymers of their building blocks called monomers। स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो कम्प्लेक्स यानी जो लार्ज ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना हमारे पास, ऑर्गेनिक वाले कौन से हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं ऑफ देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर्स। अच्छा बच्चों, अब देखो हमें पता है मोनो मीन्स होता है वन, मर मीन यूनिट। अच्छा, अगर एक यूनिट है तो उसका मोनोमर कहेंगे, जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे कोई चीज बन रही है। अब जब बहुत सारे मोनोमर्स ज्वाइन होंगे तो वो क्या बना लेंगे? पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन यूनिट, यानी बहुत सारे यूनिट से मिलकर जब कोई चीज बनी है तो वो पॉलीमर होगी। कह रहा है कि ये जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली पॉलीमर्स हैं। किस चीज के पॉलीमर्स हैं? अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स के, जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं। मेजर organic biomolecules, their locations inside the cell and main roles are given in table 6.1। बच्चों हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स दो तरह के, इनऑर्गेनिक भी हैं, ऑर्गेनिक भी हैं। तो अब कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, कह रहा है उनके लोकेशन के, वो सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट हैं और उनका क्या रोल है। ठीक है, वो हमें टेबल 6.1 में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखें, टेबल 6.1 बायोमोलिक्यूल्स देयर लोकेशन इन द सेल एंड रोज। के बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, उनकी लोकेशन क्या है सेल में, कि वो किधर प्रेजेंट होते हैं सेल में, और उनका रोल क्या है यानी उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज, लैक्टोज,
सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, काइटन। बच्चों ये सब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लोकेशन इन सेल की, अब ये सेल में किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज। बच्चों ये सेल में, सेल वॉल में जो आउटर कवरिंग होती है सेल की उसमें प्रेजेंट होते हैं, या सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा गोल्जी बॉडीज में। अब इनके मेन रोल्स क्या हैं? यूज्ड एज फूड, एनर्जी सोर्स, कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट एंड फंजाई, सेल वॉल, cell surface markers, component of DNA and RNA as 5 कार्बन शुगर। अच्छा, एक तो ये फूड के तौर पे यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये एनर्जी सोर्स भी हैं। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमें एनर्जी भी मिलती है, जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो हमें एनर्जी मिलती है। उसके अलावा हमने पढ़ा है बच्चों की जो प्लांट सेल होता है उसके पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एक्स्ट्रा भी आउटर लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो कह रहा है कि ये प्लांट और जो फंजाई है उनकी सेल वॉल का भी कंपोनेंट है, यानी हिस्सा है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्लांट और जो फंजाई की सेल वॉल है दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटन, और ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके अलावा ये दे एक्ट एज सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पे काम करते हैं। उसके अलावा ये जो डीएनए एंड आरएनए ये क्या है बच्चों? ये न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये इनका भी कंपोनेंट होता है एस 5 कार्बन शुगर। बच्चों इनका भी हमने स्ट्रक्चर डीएनए और आरएनए का पढ़ा है, तो हमें पता है कि के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होता है? एक 5 कार्बन शुगर होती है, उसके अलावा एक नाइट्रोजनस बेस होती है, और फास्फेट ग्रुप होता है। तो उनके अलावा ये डीएनए और आरएनए में भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका भी कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल है हमारे पास वो है प्रोटीन। प्रोटीन्स की एग्जांपल कौन कौन सी है? हीमोग्लोबिन, एक्टिन, मायोसिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज। जितने भी एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज हैं या हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, अब ये लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, और गोल्जी बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अब इनका रोल क्या है? ये भी एनर्जी सोर्स हैं, प्रोटीन्स आर आल्सो गुड एनर्जी सोर्स। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, यानी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। गैसियस ट्रांसपोर्ट में इनका हेल्प करते हैं। केमिकल मैसेंजर है, ओके। उसके अलावा ये मैसेज भी लेके जाते हैं। स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, अच्छा क्योंकि हमने कहा कि जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन नेचर है, बेसिकली वो भी क्या है? प्रोटीन्स हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, ओके। उसके अलावा इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स हैं जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है उसका भी ये कंपोनेंट है, यानी पार्ट है। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल इज लिपिड। एग्जांपल क्या है लिपिड्स की? फैट्स, फास्फोलिपिड्स, वैक्सीज, ऑयल्स, विटामिन डी। ठीक है, ये सब क्या है? लिपिड्स हैं। अब ये लोकेशन क्या है सेल में? सेल में किस जगह प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में। बच्चों हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो उसमें वो कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की 2 लेयर्स की मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो उसका सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है ये, उधर भी प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका रोल क्या है? प्रोवाइड सेल विद लॉन्ग टर्म एनर्जी। अच्छा, देखिए बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी एनर्जी सोर्स हैं, लिपिड्स भी एनर्जी सोर्स है, लेकिन ये कह रहा है कि ये सेल को लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल इज डीएनए। हमने पढ़ा था ऊपर के बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास सिर्फ 4 मेजर हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक डीएनए भी और आरएनए भी, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डीएनए, विच स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है बच्चों वो डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब डीएनए की लोकेशन क्या है? ये जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट, न्यूक्लियस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। अब इसका रोल क्या है? कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, स्टोर एंड पास ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि ये क्रोमोसोम का पार्ट है, और ये करता क्या है? ये स्टोर करता है और पास ऑन यानी ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास आरएनए। अच्छा बच्चों, जो आरएनए होता है ना इसके आगे से 3 टाइप्स हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए।
mRNA stand for messenger RNA, tRNA stand for transfer RNA, rRNA stand for ribosomal RNA। अब इसकी इक्वेशन क्या है, न्यूक्लियोलस एंड साइटोप्लाज्म। अच्छा न्यूक्लियोलस बच्चों आपको पता होगा, अच्छा इसको आपने न्यूक्लियस के साथ मिक्सअप नहीं करना। न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक डार्कली स्टेन्ड रीजन विद इन द न्यूक्लियस, एक डार्कली रीजन एरिया है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा अब इनका रोल क्या है, टूल्स फॉर ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन के टूल्स हैं और प्रोटीन सेंसेस में इनका रोल है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।